Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to Easy Medical by डॉक्टर लारे। आज की अपनी इस वीडियो में हम 5 कॉमन कॉजेज़ ऑफ नेक पेन को डिस्कस करेंगे, जिनमें हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ट्रिगर पॉइंट्स, रेडिकुलोपैथी, विप्लश नेक पेन एंड टेंशन हेडेक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी सीखेंगे कि हम नेक पेन को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। अबाउट नेक पेन, सो 80% इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिन्हें एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ नेक पेन की कंप्लेन लाजमी होती है। नेक पेन की कंप्लेन फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। इसका रीज़न ये है, अगर हम इनेटमिकली देखें यानी स्ट्रक्चर वाइज देखें तो जो फीमेल का सर्वाइकल एरिया होता है यानी कि जो नेक का एरिया होता है, वहाँ की बोन्स साइज़ में स्मॉल होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ के मसल्स में स्ट्रेन आने का चांस ज़्यादा होता है, मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। इस वजह से फीमेल्स में प्रेवलेंस ऑफ नेक पेन हायर है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नेक पेन 45 टू 54 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन है और अर्बन एरियाज़ में नेक पेन की रेशो ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि अर्बन एरियाज़ में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स यूज़ करने की वजह से नेक पेन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अर्बन एरियाज़ में पोल्यूशन की वजह से हेडेक्स और नेक पेन की कंप्लेंट्स ज़्यादा होती हैं। नेक पेन की कॉजेज़ को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम सर्वाइकल स्पाइन की एनाटमी यानी कि स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो सर्वाइकल एरिया यानी नेक के एरिया में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं, जिनकी हम नेमिंग करते हैं C1 टू C7। इसके अलावा यहाँ पे 8 सर्वाइकल नर्व रूट्स यानी कि 8 सर्वाइकल नर्व्स इस एरिया से पास करती हैं। इस एरिया में 6 इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं यानी वर्टिब्रीज के दरमियान में एक क्वेश्चन मौजूद होता है जो कि सर्वाइकल एरिया यानी नेक के एरिया को स्टेबलाइज करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये बेसिकली 25% ऑफ सर्वाइकल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी जो हमारी नेक की हाइट होती है इसमें 25% सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क कंट्रीब्यूट करती हैं। देन स्टेबिलिटी के पर्पस के लिए यहाँ पर कुछ सर्वाइकल स्पाइन लिगामेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन की जो ब्लड सप्लाई है इट इज़ बाय वर्टिब्रल आर्टरी। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू सर्वाइकल एनाटमी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है C1 टू C7 ये सर्वाइकल वर्टिब्रीज को जो है वो नंबर दिया गया है। इसके अलावा येलो में जो स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है ये सर्वाइकल नर्व्स हैं जो कि 8 होती हैं। देन रेड में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सर्वाइकल आर्टरी है। देन हर सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान में ब्लू में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं। देन सर्वाइकल स्पाइन में 4 यूनिक मूवमेंट्स पॉसिबल है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड लेटरल फ्लेक्शन, जो कि आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द नेक। नंबर 1 पे आ जाता है लिवेटर स्कैप्यूली। ये मसल नेक की बेंडिंग और रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और साथ में शोल्डर ब्लेड्स यानी इस एरिया को लिफ्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इज स्टर्नोक्लाइडोमेस्टॉइड मसल। ये हेड की साइड बेंडिंग यानी साइड टिल्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज ट्रेपीजियस मसल। ये मसल हेड की एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी कि हेड को ऊपर उठाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आर इरेक्टर स्पेनाई मसल्स। ये भी हेड की एक्सटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द लास्ट वन आर डीप सर्वाइकल फ्लेक्सर्स। ये नेक की फ्लेक्शन यानी आगे की तरफ सर को झुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम 1 बाय 1 सारी मेन कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉरवर्ड हेड पोस्चर। सो ये वो कंडीशन होती है जिसमें नेक फॉरवर्डली मूव कर जाती है। ऐसा बेसिकली मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से होता है। कुछ नेक के मसल्स टाइट हो जाते हैं और कुछ वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक आगे की तरफ मूव हो जाती है। नॉर्मली हमारे ईयर्स एंड शोल्डर का लेवल सेम होता है जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड हेड पोस्चर में ईयर्स जो हैं वो शोल्डर के लेवल से काफ़ी आगे चले जाते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लाइक पुअर पोस्चर का होना या फिर ऐसे पिलो का इस्तेमाल करना सोते वक्त जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो, या फिर हैवी बैकपैक्स कैरी करना, एंजाइटी, लो मूड की वजह से भी फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने का रिस्क बढ़ जाता है।
सो फॉरवर्ड हेड पोस्चर में मसल इम्बैलेंस की वजह से जो नेक के मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेक पेन की कंप्लेन हो सकती है। ना सिर्फ नेक पेन की कंप्लेन बल्कि हेडेक्स की कंप्लेन भी हो सकती है। एंड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट यानी हमारा जो जॉ जॉइंट है, जो जबड़ा है, यहाँ पे भी पेन की कंप्लेन हो सकती है। सेकेंड कॉज जिसकी वजह से नेक में पेन हो सकता है वो है ट्रिगर पॉइंट्स का बन जाना, यानी कि नेक के मसल के फाइबर में नॉट्स का बन जाना। ये ऐसी नॉट्स होती हैं कि जिसको आप जब टच करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेशेंट को पेन फील होता है। अगर हम ट्रिगर पॉइंट्स के कॉजेज़ की बात करें कि ट्रिगर पॉइंट्स क्यों बनते हैं, तो ट्रिगर पॉइंट ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की वजह से, किसी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं, या ज़्यादा देर बैठे और लेटे रहने की वजह से भी ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। पुअर पोस्चर की वजह से, विटामिन की डेफिशिएंसीज़ की वजह से, बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से भी ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। नेक के एरिया में ट्रिगर पॉइंट ज़्यादातर बेस ऑफ द स्कल पे बनते हैं, नेक की बैक साइड पर या नेक की साइड्स पे बन सकते हैं। आपको इमेज में जो रेड स्पॉट्स मसल्स के ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली उन्होंने ट्रिगर पॉइंट्स आपको शो किए हुए हैं। ट्रेपीजियस मसल पे डिफरेंट लोकेशंस हैं ट्रिगर पॉइंट की, रोम्बॉइड मसल्स पे बन सकते हैं ट्रिगर पॉइंट्स। और ये जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, इनका पेन नेक से रेफ़र करके शोल्डर में भी आ सकता है और आपके बाजू यानी आर्म तक भी जा सकता है। ज़्यादातर ट्रिगर पॉइंट्स जिन मसल्स के अंदर बनते हैं उनमें रोम्बॉइड्स, ट्रेपीजियस, लिवेटर स्कैपुली, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड मसल्स हैं। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है ये रोम्बॉइड मसल है, और जो आपको क्रॉस दिख रहा है ये रोम्बॉइड मसल के ऊपर ट्रिगर पॉइंट्स दिखाए गए हैं। थर्ड जो नेक पेन की हमारे पास कॉज आ जाती है वो है रेडिकुलोपैथी। सबसे पहले हम टर्म रेडिकुलोपैथी को अंडरस्टैंड करते हैं। सो बेसिकली जब भी नर्व रूट्स जो हैं, जो स्पाइन की नर्व रूट्स होती हैं, वो कंप्रेस हों किसी वजह से, वो इम्पिंज हो या वो डैमेज हो जाए, तो इसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। सो रेडिकुलोपैथी स्पाइन में जो सर्वाइकल स्पाइन है ये मोस्ट कॉमनली C6, C7 या फिर C5 और C6 के लेवल पर होती है। अब जो नर्व रूट कंप्रेस या डैमेज हो रही है ये डिस्क की हर्निएशन की वजह से भी हो सकती है, और आर्थराइटिक चेंजेस यानी जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं इनमें लिपिंग की वजह से, डीजेनरेशन चेंजेस की वजह से भी हो सकती है। सो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक सर्वाइकल वर्टिब्री आपको दिखाई हुई है, और ये एक सर्वाइकल डिस्क है यहाँ पे जिसकी प्रोट्रूजन हो गई है, हर्निएशन हो गई, यानी अपनी जगह से बाहर की तरफ आ गई है ड्यू टू वेयर एंड टेयर। अब जब ये बाहर की तरफ आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो इससे पास जो इसके पीछे नर्व है उसको कंप्रेस कर रही है, तो इसको हम कहेंगे रेडिकुलोपैथी ड्यू टू डिस्क हर्निएशन। सो रेडिकुलोपैथी में मोस्टली पेशेंट्स को सर्वाइकल फ्लेक्शन में यानी गर्दन को आगे की तरफ झुकाने में दर्द ज़्यादा होता है। इसके अलावा पेशेंट नमनेस, वीकनेस और पैरेस्थीसिया यानी एबनॉर्मल सेंसेशंस की कंप्लेन करता है, और जो पेशेंट को नेक में पेन हो रहा होता है ये रेडिएट करके उसके आर्म्स की तरफ भी आ सकता है। सो इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि स्पर्लिंग टेस्ट है। इसके अलावा मोटर एंड सेंसरी टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चले कि कौन सी नर्व रूट इन्वॉल्व्ड है। फोर्थ कॉमन कॉज ऑफ नेक पेन हमारे पास विप्लश नेक पेन आ जाती है। सो बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हेड और नेक पे फोर्सफुल मूवमेंट्स आती हैं, यानी कि नेक पहले फोर्सफुली एक डायरेक्शन में मूव करती है और फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है। ऐसा ज़्यादातर कार एक्सीडेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज़ में कॉमन है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई फोर्सफुल मूवमेंट, लेट्स से कोई कार एक्सीडेंट होता है जिसमें पेशेंट की नेक जो है फोर्सफुली पहले एक डायरेक्शन में मूव करती है कि वो पीछे की तरफ जाती है यानी हाइपर एक्सटेंशन होती है, फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव करती है यानी कि हाइपर फ्लेक्शन होती है। ऐसी कंडीशन में बोन्स, मसल, लिगामेंट्स एंड नर्व के डैमेज होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट के सिम्टम्स ये होते हैं कि उसको पेन एंड स्टिफनेस फील हो रही होती है, जो सर्वाइकल एरिया की मूवमेंट्स हैं वो लिमिटेड होती हैं, हेडेक्स कॉमन है, वर्टाइगो एंड डिजीनेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं।
फिफ्थ जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है दैट इज़ टेंशन हेडेक। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक होता है जिसको हम स्ट्रेस हेडेक भी बोलते हैं। इसकी एग्जैक्ट कॉज तो अननोन है, बट ये ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से, इमोशंस और टेंशन्स की वजह से होता है। इसमें बेसिकली पेशेंट को एक प्रेशर फील हो रहा होता है ओवरऑल अपने फोरहेड पे, अपनी बैक पे, हेड और स्कैल्प के एरिया में, नेक में पेन हो रहा होता है एंड शोल्डर के मसल्स में पेन फील हो रहा होता है। टेंशन हेडेक्स फीमेल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं और वो लोग जो कि अराउंड द एज ऑफ 40 होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एक तो उनमें नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ज़्यादा होती हैं, लाइक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एनजाइटी ज़्यादा होता है। इसके अलावा अराउंड द एज ऑफ 40 हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से टेंशन हेडेक ज़्यादा कॉमन है। सो नाउ लेट अस डिस्कस कि हम नेक पेन को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी विदाउट एनी सर्जिकल प्रोसीजर हम किस तरह से नेक पेन को ट्रीट कर सकते हैं। एंड द अदर वन इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट के बहुत ही सीवियर केसेस में होता है, लाइक इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या फ्रैक्चर या बहुत ही एक्सट्रीम डिस्क हर्निएशन, तब सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। अदरवाइज हम 80% नेक पेन को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेस्ट। जब भी कोई पर्सन नेक पेन की कंप्लेन के साथ आता है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो रेस्ट करे, अपने मसल्स को रिलैक्स करे, और रेस्ट करते वक्त उसका जो पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए और जिसके लिए वो जो पिलो इस्तेमाल कर रहा है उसका प्रॉपर होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, जो नंबर 1 इमेज है, यहाँ पर पिलो की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो नेक है वो हाइपर फ्लेक्शन में जा रही है। जो सेकंड डायग्राम है ये पिलो भी बिल्कुल गलत है। इसमें क्या हो रहा है कि इसकी हाइट बहुत ही कम है और नेक हाइपर एक्सटेंशन में जा रही है। जो थर्ड इमेज है ये पिलो की जो हाइट है ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसने नेक को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे रखा हुआ है, ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर फ्लेक्स हो रही है और ना ही हाइपर एक्सटेंड हो रही है। आपने रेस्ट करते वक्त इसी तरह के पिलो का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक एनाल्गेसिक्स यानी कि पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ताकि पेशेंट को थोड़ा सा रिलीव आ जाए। फिर हमारे पास फिज़िकल थेरेपी अप्रोच आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेक पेन को मैनेज करने में। इसमें हम हीट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, कंट्रास्ट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्या होता है कि हम हीट एंड कोल्ड थेरेपी के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। देन हम इलेक्ट्रोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम IR यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट वेव डायाथर्मी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, इंटेंस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। देन हम एक्सरसाइज थेरेपी यूज़ करते हैं जिसमें हम शोल्डर एंड नेक के मसल्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि जो टाइट मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं। देन हम नेक एंड शोल्डर मसल्स की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को ऐड करते हैं ताकि जो मसल्स वीक हैं उनमें स्ट्रेंथ आ जाए और जो मस्कुलर इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है वो बैलेंस हो जाए। इन केस अगर पेशेंट की जो नेक की रेंजेस हैं वो लिमिटेड हैं, हम नेक मोबिलाइजेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, हम सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर कोई नर्व जो है वो इम्पिंज हो रही है या वहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है तो उस नर्व को रिलीज़ करने के लिए हम सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्रोच यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट्स को कुछ मॉडिफिकेशंस बताते हैं जो उन्होंने अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ में करनी होती है। लाइक हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं जो उन्हें डेली बेसिस पे करनी होती है। देन हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है, आपका सिटिंग लाइंग पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, आपने अपनी बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन रखना है, जो आर्गेनॉमिक्स हैं उनको मेंटेन रखना है। लाइक अगर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं तो आपकी चेयर कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए, आपने फुट रेस्ट एंड आर्म रेस्ट वगैरह का इस्तेमाल करना है। एट द लास्ट हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं कुछ, लाइक डायसेक्टमी, सर्वाइकल स्पाइन फ्यूजन, स्पाइनल डिकम्प्रेशन और बहुत से दूसरे मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं जो कि ऑर्थोपेडिक्स यूज़ करते हैं इन केस जब बहुत ही कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है, कोई फ्रैक्चर है या डिस्क हर्निएशन है जो कि दूसरे मीन्स के थ्रू ट्रीट नहीं हो सकती, तो उस केस में फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्रेजेंटेशन। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो काइंडली चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें मज़ीद कौन से टॉपिक डिस्कस करने चाहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।